अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम पास कर दी, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में ऐसे बहुत से मौजू थे जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका साथ न दिया और इक्तफा हुआ आर्टिकल 243 की चेंज यानी तरमीम पर, और इसके साथ जो अदलिया के अंदर नया निज़ाम एक तरह से मुतारफ़ कराना था वो सब आपके सामने है। लेकिन अब जो बकिया बातें हैं जिसमें NFC का जिक्र है, जिसमें 18वीं तरमीम का जिक्र है, इन तमाम उमूर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंदिया तो दिया। जब 27वीं तरमीम पास हो गई तो उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पर उनका यह कहना था कि 18वीं जो आईनी तरमीम है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत होती रहेगी। दूसरी जानब आपने ये भी देखा है कि 11वें NFC अवार्ड के इफ्तिताही इजलास की अनाउंसमेंट भी हो गई है। 4 दिसंबर को ये तलब कर लिया गया है और इसकी जो सदारत है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना करेंगे। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अगर आप देखें तो वो तो बार बार 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी कर रही है, राना सना भी कर चुके हैं और इसी तरह दीगर हुकूमती रहनुमा भी 28वीं तरमीम का जिक्र करते हैं। आज इस पर बात करेंगे कि 11वें NFC अवार्ड से क्या 28वीं तरमीम आने को है। हमारे साथ इन फोकस हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जी हुज़ैफ़ा साहब, 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र तो है और 11वां NFC अवार्ड की जो इफ्तिताही है सेशन उसको भी तलब कर लिया गया है, तो क्या समझा जाए कि क्या इससे कबल ही ये 28वीं आईनी तरमीम आ जाएगी? जी, बहुत शुक्रिया मिस नादिया। मेरी गुज़ारिश है कि मेरे तारुफ़ के साथ अगर आप मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म भी लगा दिया करें तो अच्छा होगा। वैसे मुझे तो कोई इतना शौक भी नहीं है मैं कि अपना तारुफ़ लंबा-चौड़ा कराऊँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है फिर एतराज़ करते हैं ट्विटर पे मुख्तलिफ़ जगह पर कि जी आप मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म हैं और विद द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर, और चूँकि मेरे पास मिनिस्ट्री में एज़ अ स्टेट मिनिस्टर का चार्ज है, तो फिर उन लोगों के लिए चूँकि कुछ कुन-ज़हन लोग जो है फिर वो शायद ये समझते हैं कि शायद मैं खुद इस तरह का तारुफ़ करवा रहा हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक तो वज़ाहत भी कर दूँ। सही। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि NFC अवार्ड ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 11वें NFC अवार्ड से पहले ही 28वीं यानी तरमीम आनी है। देखिए, हमारा नुक्ते नज़र है कि 28वीं यानी तरमीम आनी चाहिए, NFC अवार्ड पे नज़रसानी हो, कम से कम इस हद तक की नज़रसानी हो जाए कि जो आप जो है डिफेंस का बजट है, प्लस आप जो जितने भी पेंशनर्स को जो उनके लिए जो फंड्स एलोकेट आपने किया हुआ है, वो निकाल कर आप बेशक जो है वही NFC अवार्ड पे अमल-दरामद कर लें। लेकिन अगर आप NFC अवार्ड पहले लेकर चले जाते हैं, चारों सूबों में उनकी जो रेशियो है उसके मुताबिक तक़सीम हो जाता है, उसके बाद फिर डिफेंस बजट जाता है, उसके बाद पेंशनर्स का पैसा भी वफाक ने देना होता है। वफाक के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। ये एक नुक्ते नज़र है हमारा। पीपल्स पार्टी इससे सहमत नहीं है। इस पे ज़रा एक डिबेट होगी, फिर ये 28वीं आईनी तरमीम आ सकती है। इसी तरीके से अगर आप 18वीं आईनी तरमीम के कुछ शिकों की बात करें, तो उसमें भी हमारा नुक्ता नज़र है कि कुछ शोबे जो हैं, जिस तरह तालीम है, पॉपुलेशन है, ये फेडरल के पास होने चाहिए थे, ताकि फेडरल गवर्नमेंट बेहतर अंदाज में चारों सूबों को न सिर्फ फंडिंग कर सकती बेहतर, बल्कि चारों सूबों में एक यकसा निसाब और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें हमारे साथ मुत्तफ़िक नहीं थी, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम से चीज़ें हज़फ की गईं। सही। अभी ये कहना कि नहीं हम इस NFC अवार्ड से पहले तरमीम ले आएँगे, ये मेरे ख़्याल से कोई ना मुनासिब बात होगी, ना ऐसी कोई चीज़ अंडर डिस्कशन है। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि सुबह ये चीज़ें ठीक हो जाएँ। अच्छा। और 28वीं यानी तरमीम के ज़रिए ही चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से मुशावरत ही नहीं होती, कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है, वही जो है वो बाय तकमील तक नहीं पहुँचता, तो फिर ज़ाहिर है जो चीज़ें ऑलरेडी आइन में तय हुई हुई हैं, उसी के मुताबिक NFC अवार्ड होगा और उसी के मुताबिक चीज़ें आगे चलेंगी। उसी के मुताबिक चीज़ें आगे चलेंगी। तो फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो इतनी पुरएतमाद नज़र आती है और वो ये कई जगह बरमला ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि दिसंबर तक 28वीं तरमीम आ जाएगी, और वो ये भी कहते हैं कि इसमें उनकी जो मुतालबात थे, आईनी पैकेज जो उनका था आर्टिकल 140A को लेकर यानी बल्दियाती हुकूमत को लेकर, वो सब इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये एतमाद आप लोगों ने उनको दे दिया है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ हम उनकी तरफ से मुतालबा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जमात के भी बेशुमार पार्लियामेंटेरियंस का नुक्ता नज़र है कि जिस तरीके से आईन पाकिस्तान प्रोटेक्शन देता है नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस की, इसी तरीके से आईन पाकिस्तान जो है वो अगर आर्टिकल 140A में अमेंडमेंट कर ली जाए
اور لوکل باڈیز کے الیکشن کو بھی ایک پروٹیکشن حاصل ہو جائے, ٹائم باؤنڈ ہو, اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جائے کہ بغیر لوکل باڈیز کے ان کی حکومتیں مکمل ہی نہ ہو سکیں. تو اس حوالے سے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. یعنی جو اس میں ڈیویز ایڈوکیٹ ہیں, ہماری اپنی جماعت کے لوگ ہیں, باقی لوگ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آئین میں لوکل باڈیز کا ذکر تو موجود ہے, لیکن آئین وہ پروٹیکشن فراہم نہیں کرتا جو صوبائی یا مرکزی حکومت کو پابند کرے کہ وہ بر وقت بلدیاتی انتخابات کرائیں, اور اسی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کئی سال لنگر آن ہوتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک مطالبہ آیا تھا, ہم نے پرنسپل ایگری کیا تھا. ہمارے اپنے اسپیکر پروونشل اسمبلی پنجاب, ان کا بھی یہی نقطہ نظر آیا. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو میرے خیال سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں میرے خیال سے پاور کو بیسیکلی ہم جو ہے وہ ڈیوالو کر رہے ہیں, اور ساروں کو جو ہے آپ تقسیم کر رہے ہیں طاقت کو. تو اگر طاقت کو آپ جو ہے نیچے تقسیم کریں اس طریقے سے کہ لوکل باڈیز جو مقامی حکومتیں جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو ایک آئینی پروٹیکشن حاصل ہو جائے, تو میرے خیال سے کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا بھی مجھے پتا نہیں, لیکن پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اس پر ایک پیج پر ہے. ہم نے ایم کیو ایم کو ورڈز بھی دیے تھے کہ ہم اس میں آپ کے نقطہ نظر کے ساتھ ہیں. اچھا, اور اب وہ 28ویں آئینی ترمیم جب بھی آئے گی, جب اس کو اس میں شامل کیا جائے گا؟ جی, ہماری پوری کوشش ہوگی, خواہش بھی ہوگی, اور ہم پیپلز پارٹی کو کنونس بھی کریں گے. لیکن اگر دیکھیں پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہوتی اس نقطے پہ بھی, اور ووٹ ہمارے پورے نہیں ہوتے, تو پھر تو ہم چاہتے ہوئے بھی یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ ہو بھی جائے. ظاہر اس کو کرنے کے لیے ہمیں ووٹس کی ضرورت ہے, اور یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ اگر ووٹ نہیں ہوتے تو ہم کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے. تو اس پہ ہمارا پرنسپل نقطہ نظر تو آپ کے سامنے آ چکا ہے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن ہمیں پیپلز پارٹی کے جو 70 سے 80 ووٹ ہیں نیشنل اسمبلی میں, ان کی اشد ضرورت ہوگی. اچھا, اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ یہاں نہیں رک رہی, بلکہ اب جو وہ تواتر سے پریس کانفرنسز کر رہی ہے اس میں وہ نئے صوبوں کی تشکیل کی بھی بات کرتی ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ کابینہ کے ممبر بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی تشکیل میں کی جو آئینی ترمیم ہے اس میں بھی ترمیم کی جا سکتی ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب بھی یہ آئینی پیکج حکومت لے کر آتی ہے, 26ویں آئی تو اٹ کیم ایز اے بام شیل اینڈ سو ڈیڈ دا 27th امینڈمنٹ, تو کیا بہت اس قسم کی یہ تمام تر چیزیں اب 28ویں آئینی ترمیم میں شامل کی جائیں گی؟ جی مس نادیہ, ایک تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فردر جو صوبے بننے ہیں, میں اس کو ایک کنٹروورشل ٹاپک سمجھتا ہوں, کیونکہ اس میں 4 مختلف صوبے ہیں, اس میں 4 مختلف زبانیں یا زیادہ اس سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, اور مختلف نقطہ نظر ہیں. تو جو پہلے سے ایک مروجہ طریقہ ہے کہ متعلقہ صوبے جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کریں گے, اس کے بعد جو ہے اگر اس صوبے کو فردر تقسیم کرنا ہے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے اندر اس پہ جو ہے وہ قانون سازی ہوگی اور آئینی ترمیم پیش کی جائے گی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی کے میں آپ نے فردر صوبے بنانے ہیں تو یہ مرکزی حکومت طے نہیں کر سکتی جب تک کہ اس صوبے سے کنسلٹیشن نہ ہو. اسی طریقے سے سندھ پنجاب کے حوالے سے ظاہر ہے ہماری حکومت ہے مرکز میں, جو ہم مرکز میں اگر طے کریں گے تو پنجاب کو آن بورڈ لے کر ہی کریں گے. اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فردر صوبے بنانا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اس میں 4 صوبوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا, ایک بڑی گرینڈ کنسلٹیشن پروسیس ہوگا, کوئی اس پہ کنٹروورسی جنریٹ نہ ہو, صوبائیت کی بات نہ ہو, کوئی یہ نہ ہو کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی ہے, وہ جو اس کے جی میں آ رہا ہے وہ کر رہی ہے. چونکہ اس طرح کا موضوع ہے, اس میں ہمیں 4 صوبوں کو اور اس صوبے میں بسنے والے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اس طرف جائیں گے تو پہلے ان صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا جو ایک آئین میں موجودہ آئین میں طریقہ ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بڑا کنسلٹیشن کا پروسیس ہے, لیکن آج کل اس قسم کی باتیں اتنی مارکیٹ میں اور وہ بھی پولیٹیکل لوگ کر رہے ہیں اور ممبر قومی اسمبلی کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اور وہ آپ کے اتحادی بھی ہیں, اس لیے ہم نے کہا آپ سے ضرور پوچھیں. اب کیونکہ آپ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم کو اس بات کی کتنی فکر ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اس وقت جائزہ رپورٹ جاری کی جس میں گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ دیا ہے, اور وہ بڑا عیاں ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ آپ نے ان ریفارمز کے اوپر فی الفور اگر اصلاحاتی ریفارمز پر نہ آئے تو 5-6 سال کے اندر جو ریکور آپ کر سکتے تھے جی ڈی پی میں وہ مزید لوز کریں گے, اور جو دیگر ساری باتیں ہیں جس میں یقیناً یہ آپ کے حکومت کے خلاف ایک میں کہوں گی چارج شیٹ ہی ہے, اس لیے کیونکہ اس میں کرپشن کا ذکر ہے, ایس آئی ایف سی کا ذکر ہے, ٹھیکوں کا ذکر ہے,
टैक्स के पेचीदा निज़ाम का जिक्र है, ये सारी बातें हैं। तो हाउ मच इज़ ही वरिड, और वो कितना इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं इस रिपोर्ट में, जिन चीज़ों को निशानदेही जिन चीज़ों की गई है? जी, बहुत शुक्रिया मिस नादिया। मैं चूँकि पिछले 15 दिन से यहाँ था नहीं, मैं डेरा गाज़ी खान गया हुआ था अपने आबाई इलाके में, तो मैंने ट्विटर पर देखी है। मैं इसको एक तो इन डिटेल गॉन थ्रू नहीं कर सका, और सच पूछें तो वज़ीर-ए-आज़म से बात आज भी हुई, कल भी हुई, लेकिन इस मौज़ू पे मैं बात नहीं कर सका। लेकिन अगर आप मुझसे इन जनरल एनालिसिस माँगेंगी, तो जिस शहबाज़ शरीफ को मैं जानता हूँ, उसके करीब हर तरह का बंदा रह सकता है, लेकिन शहबाज़ शरीफ की नाक के नीचे करप्शन नहीं हो सकती, और वो करप्ट आदमी को अपने करीब नहीं रख सकते। जिस तरह अगर आप फरमा रही हैं, मैं आपकी बात को ही बड़ा कर रहा हूँ और आपकी बात पर ही एतमाद करते हुए अपने एनालिसिस को आगे लेकर जा रहा हूँ। अगर वाक़ई आईएमएफ ने रिपोर्ट में लिखा है, करप्शन पे निशानदेही की है, बाकी इदारा-जाती चीज़ों पे बात की है, एसआईएफसी पे बात की है, बाकी ठेकों पे बात की है, तो आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में शहबाज़ शरीफ साहब जब छड़ी उठाएँगे तो उनकी स्टिक से फिर कोई बंदा भी महफूज़ नहीं होगा, जो भी इस करप्शन में इन्वॉल्व होगा। और आईएमएफ की रिकमेंडेशन को हम बड़ा संजीदा लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर हाईएस्ट ऑफिस होता है। आपको हाईएस्ट ऑफिस से जो है, वो ना सिर्फ एक्शन होता हुआ नज़र आएगा, बल्कि रॉन्ग डूअर मस्ट बी टेकन टू द टास्क वाली बात होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हुज़ैफा साहब, यही वज़ीर आज़म अगस्त में भी थे, ये रिपोर्ट तो दबा के रखी गई थी, ये तो अब आईएमएफ के फोर्स करने पर शाया की गई है। तो इसीलिए ये सवाल उठते हैं कि हुकूमत तो जानती थी कि क्या हो रहा है और इसको रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, तो एक्शन तो फौरन हो जाना चाहिए था अब तक, अगस्त से लेके ऑनवर्ड्स। जी, मुझे इस बात का नहीं पता। अगर देखें ये बात ऐसे ही है जिस तरह आप फरमा रही हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन कि इसको क्यों दबाया गया रिपोर्ट को। लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से इन डिटेल में इस पे बात करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अगर सुबह का भूला शाम को भी लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप कह रही हैं कि आईएमएफ के कहने पे हमने इसे पब्लिक की है, लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि ये ज़ाहिर है वज़ारत ख़ज़ाना में या किसी और सेक्रेटरी लेवल के ऊपर अगर ये रिपोर्ट दबी हुई हो तो और बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ये रिपोर्ट जबकि पब्लिक हो चुकी है, और इसमें जिन-जिन चीज़ों की निशानदेही की गई है, आप उन्हें ठीक होता हुआ देखेंगी। और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी नुक्ता जानने के बाद इस पे नुक्ता नज़र कल या परसों-तरसों जब भी हम दोबारा इकट्ठे होते हैं आपके शो में, मैं इस पे लाज़मी तफ़सीलन आपके सामने चीज़ें रखूँगा। लास्टली, क्योंकि कल ज़िमनी इंतखाबात हैं और आप पर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सवालात उठाए गए, जिस तरह से पीटीआई के ऊपर उठाए गए सोहेल आफरीदी साहब पर, कल जो दंगल सजने वाला है उसके हवाले से बताइएगा कि आप लोग पुरुमीद हैं, रास्ता साफ है, और आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे? जी, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी नेशनल लेवल पर और पंजाब में बिलख़ुसूस जो है मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। चूँकि मैं हल्के में बाज़ाब्ता तो मैंने उस तरीके से कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, ना मैं हिस्सा ले सका। लेकिन ज़ाहिर है लोग आते रहे। लास्ट एक गैदरिंग थी, मैंने दोस्तों से मीटिंग उसमें की, जो कि ज़रा कम सियासी थी, लेकिन अंदाज़ा यही हो रहा है कि पीएमएलएन 13 हलकों में कंटेस्ट कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 13 के 13 हलकों में हम क्लीन स्वीप करेंगे। एक हलका ऐसा है जहाँ हमने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, वहाँ पे बस पार्टी के उम्मीदवार की हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि हुकूमती इत्तेहाद जो है इन 13 के 13 हलकों में कल क्लीन स्वीप कर इंशाअल्लाह ताला 13 सीटों का तोहफ़ा जो है वो हम अवाम के सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पूछेंगे कि जिस एतमाद से वो सूबों का जिक्र करते हैं और 28वीं तरमीम का जिक्र करते हैं, ये एतमाद उन्हें कहाँ से हासिल हुआ।